हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने उसमें आईआर वाला पार्ट कवर किया था। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में ए पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज हम बी पार्ट को ख़त्म करेंगे और ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक वाला पार्ट ऐड किया है ताकि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारे करंट अफेयर्स कवर हो। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा और हमारे पहले कमेंट सेक्शन में भी होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या आपको कुछ एडवाइस लेनी है तो आप वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा बी टॉपिक है, आईआर के पार्ट का हम कर रहे हैं। बी टॉपिक है समिट कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पता हो ना, आईआर के पार्ट, आईआर के सारे पार्ट ही मॉडल, क्योंकि इसमें वन लाइनर न्यूज़ बहुत रहती है ना, और वहीं से हमारे पेपर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेटो समिट 2025। तो नेटो आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। तो इसका 2025 का समिट हुआ था। अभी कहाँ हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, हेग नीदरलैंड में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम नेटो के बारे में पढ़ लेते हैं। नेटो का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना। जब हम देखते हैं कोल्ड वॉर का जो एरा आता है, तो उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे जिनको यूएस लीड कर रहा था, तो उन्होंने एक अपना मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम नेटो रखा उन्होंने, है ना। अब इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके फाउंडेशन वो सब हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका करंट मेंबर कौन है? तो इसके करंट 32 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज हैं। उसमें से सबसे लेटेस्ट जो एडिशन हुआ वो हुआ स्वीडन का, है ना। इससे पहले 2023 में ऐड हुआ था फिनलैंड, एंड देन उसके बाद स्वीडन ऐड हुआ था। और इसमें मेंबर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जितने भी नेटो के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन सब की तरफ से येस आना चाहिए। जब सारे मेंबर्स का, एग्जिस्टिंग मेंबर्स का येस आता है तभी कोई नई कंट्री इंडक्ट होती है ना। तो ये इसका एक वो रहता है। और आपको पता होगा कि इनका कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल है कि अगर किसी एक भी कंट्री पर अटैक होगा तो उसको सारे नेटो कंट्रीज़ पर अटैक माना जाएगा। तो वो आर्टिकल 5 के अंडर आता है। जो नेटो की वाशिंगटन ट्रीटी है उसके आर्टिकल 5 में कलेक्टिव डिफेंस का जिक्र है। और ये कलेक्टिव डिफेंस अब तक सिर्फ एक ही बार इन्वॉल्व किया गया है, मतलब इसको अब तक सिर्फ एक ही बार यूज़ किया गया है, जब 9/11 के अटैक्स हुए थे, है ना। तो वो था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो इसके हेडक्वार्टर हैं ब्रसल्स में। अब जो इसमें बातें हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जैसे अभी इसमें क्या है, इसमें बात की गई कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है सभी कंट्रीज़ की इंडिविजुअली, तो वो उनकी कंट्री का 5% तक इंक्रीज़ करना है। अब जितना भी एग्जिस्टिंग है उसको 5% तक लेके जाना है, जिसमें से ब्रेकडाउन है कि 3.5% खर्च होगा कोर डिफेंस पे और 1.5% होगा बॉर्डर डिफेंस पे। ये इतना गेन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े ये मेन्स वाले इफेक्ट हो जाते हैं, वैसी चीज़ है। फिर मेजरली हमारे इसके लिए बेसिकली हमें इसका स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, और तो इसमें कुछ इतना खास है नहीं। फिर इस डिसीजन में कौन कौन से हेग डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान एक लाया गया, अगेन हेग में हुआ था, तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया डिफेंस को लेकर, है ना, कि कैसे रशिया के टेररिज्म को रोकना है, रशिया को रोकना है, टेररिज्म को स्प्रेड को रोकना है, साइबर अटैक्स को रोकना है ना, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन रोकना है। तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद अब जो अगर पूछ ले कि नेक्स्ट नेटो समिट कहाँ पे होगा, 2026 में नेटो समिट होगा हमारा टर्की में, है ना। ये तो पता होना चाहिए कि 25 वाला काम हुआ था हेग नीदरलैंड में हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसकी अगर हम एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ की बात कर लें तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ इसके एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। अगेन इसको थोड़ा मैं बढ़ा दूँगा, है ना। तो इसमें एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। 1949 में हमने देखा है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब से लेके अब तक ये लास्ट में देखिए, है ना, ये लास्ट में देखिए स्वीडन 2024 में स्वीडन है, 2023 में फिनलैंड आया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यूक्रेन नहीं है ना, यूक्रेन नहीं है। और इसमें जो हमारा उसका नेबरिंग कंट्री है मोल्डोवा नहीं है इसके अंदर, है ना। और एक, हाँ, तो ये बस पता नहीं चाहिए कि मोल्डोवा नहीं, यूक्रेन नहीं है, ये कंट्री अब इसके अंदर नहीं है। तो ये थे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो वो है एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 2025 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कि एससीओ है क्या, एससीओ एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये हो गया। अब इसमें इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, सबसे पहले तो है कि जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर समिट हुई कहाँ थी, तो ये हुई थी चाइना में, ठीक है। डेट है, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे एससीओ का, तो इसका सेक्रेटरीट है बीजिंग में। और इसका एक जो एंटी टेरर वाला सेक्रेटरीट है वो है ताशकंद में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि सेक्रेटरीट कहाँ पे, और इसका रैट्स वाला जो एक एंटी टेररिज्म वाला इनका एक विंग है वो है ताशकंद में। अब इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं ना, तो एससीओ एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। उस समय इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज़ थे जिनने इसको बनाया। अब करंटली एग्जिस्टिंग इसके 10 मेंबर्स हैं। अब 10 मेंबर्स कौन कौन से वो देख लीजिए, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है,
ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। ये तो हो गए इसके 10 मेंबर्स जो इसके मेंबर्स हैं। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वर वाले भी हैं, तो ऑब्जर्वर वाले कौन से हैं? अफगानिस्तान एंड मंगोलिया, है ना। तो याद रखिए अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, वो इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। फिर नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंट कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी, तो रशियन और चाइनीज़, ये दो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ये हो गए। अब इसमें इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन संघाई कॉर्पोरेशन का साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है ना, इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन दिस जॉइंट डिक्लेरेशन। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। फिर ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इतना कुछ जिक्र जो भी इसके अंदर हमारी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, तो ये हुई थी। अब ये कहाँ पे थी इंपॉर्टेंट, ये हुई थी नाइस, फ्रांस में। नाइस एक सिटी है फ्रांस की, तो वहाँ पे ये हुई थी। अब इसमें ऑब्वियस बात है ओशन की बात करें तो SDG 14 जो है हमारा लाइफ बिलो वाटर का, तो उससे रिलेटेड होगी। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बातें की थी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बस इसको एक बार आप सिर्फ पढ़ लीजिए, याद रखने की नीड नहीं है। इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन पे बात की थी और इंडिजीनियस जस्टिस पे बात की थी कि जो भी इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनको भी भाई जस्टिस दिया जाए। जो क्लाइमेट चेंज कारण ये पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरा ओशन वाटर एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो उसके चलते इंडिजीनियस लोगों को भी उनका भी एक स्टेक होना चाहिए इसके अंदर। फिर उसके बाद ये ठीक है डाटा दे रखा है 95 कंट्रीज, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन, ये तीनों आते हैं ट्रिपल प्लानिटरी प्रेशर के अंदर, क्राइसिस के अंदर, है ना। उसके बाद फिर एक हम देख लेते हैं कि कुछ ग्लोबल ओशन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, जिसमें CBD की फुल इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है और कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की गई है, एंड देन BBNJ इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। तो BBNJ तो हमारा वही है कि वो जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन है, BBNJ की फुल फॉर्म मरीन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन, जिसको अडॉप्ट किया गया था 2023 में, तो ये पता होना चाहिए हमें। देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो CBD है, CBD कौन से समिट में आया था, है ना, COP के कौन से समिट में आया था, तो वो पता होना चाहिए। तो 1992 में रियो अर्थ समिट होता है, जहाँ पे UN CBD कॉम्बैटिंग वो जो डेजर्टिफिकेशन, सॉरी CBD तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला, देन CCD कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन वाला, एंड UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज वाला है। तो इन तीनों का जो ओरिजिन है वो हमारा 1992 के अर्थ समिट से होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमें पता होना चाहिए कि CBD के 2 प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर, जैसे पढ़ते हैं ना क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं UNFCCC का, तो ऐसे ही CBD के भी कुछ प्रोटोकॉल है। तो वो कौन कौन से हैं, एक है कार्टाजीना एंड एक है नगोया। तो जो कार्टाजीना वाला है रिगार्डिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वाला, है ना, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है। देखिए इसको कार्ट से याद कर सकते हैं, कार्ट होता है ना, कार्ट कोई भी बग्गी होती है उसे कार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो बग्गी मतलब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट वाला है कार्टाजीना। और जो नगोया वाला है वो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि अगर आप कुछ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कुछ बायो रिसोर्स का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो सब में शेयर हो, है ना, और उसका एक्सेस भी सबको मिले, तो वो तो हो गया एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग नगोया प्रोटोकॉल। उसके बाद पता होना चाहिए कि भी जो लेटेस्ट COP 16 हुआ है, इसका CBD की बात कर रहा हूँ, तो वो COP 16 हुआ था रोम में, और जो COP 17 है वो होगा अर्मेनिया में। तो ये हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला है 51st G7 समिट। तो सबसे पहले तो हमें G7 की कंट्रीज़ पता होनी चाहिए, तो वो कौन सी हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, US एंड जापान। तो ये 7 कंट्रीज़ मिलकर G7 बनाती हैं। इसका ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन हुआ 1973 में, जब ऑयल क्राइसिस आया गल्फ कंट्रीज़ में, तो उसके टाइम पे इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स को लगा कि भाई हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ऐसा वाला जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल कर सके। तो उस समय 1973 जो उस समय की डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने बनाया। इसके बाद फिर 1997 में क्या होता है, एक और कंट्री ऐड की जाती है, G8 बनता है, और वो 8th कंट्री थी रशिया। देन फाइनली जब रशिया 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन करता है, तो G8 रशिया को अबेंडन करके G7 दोबारा से रीइस्टेब्लिश हो जाता है ना। तो ये पता नहीं चाहिए। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका ना तो कोई ट्रीटी है फॉर्मल, ना इसका कोई फॉर्मल सेक्रेटरीट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस भी कंट्री में इसका समिट होता है, जैसे 51st समिट कनाडा में होता है, तो कनाडा के पास इसका सेक्रेटरीट है, तो इसका सेक्रेटरीट हर साल ऐसे शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि परमानेंट सेक्रेटरीट कोई है नहीं। अब इस इवेंट में मोदी जी को भी बुलाया गया था, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर की ये फर्स्ट विजिट थी टू कनाडा सिंस 2015, 2015 के बाद उनकी पहली विजिट थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि मेजर आउटकम क्या है, तो एक ये कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर अडॉप्ट किया गया है ना, क्योंकि उसी रीजन में हुआ था, अल्बर्टा रीजन में हुआ था, कनास्किस कनाडा में। तो वहाँ पे एक वाइल्ड एल्फायर चार्टर साइन किया गया। आपको पता है कि US और कनाडा के उस रीजन में बहुत फॉरेस्ट फायर्स लगती है, हर साल हम देखते हैं ना, कैलिफोर्निया वाले रीजन में बहुत लगती हैं। तो उसी के लिए एक वाइल्ड फायर चार्टर साइन किया गया। उसके बाद एक G7 का क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान लिया गया, साइन किया गया उसको भी।
देन एक G7 एक्शन प्लान था 2024 में, कॉम्बैटिंग माइग्रेंट स्मगलिंग, तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए भी इनका एक काउंटर माइग्रेंट स्मगलिंग एक इनका इनिशिएटिव है। देन G7 के बारे में हम देख लें कि इनका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, इनका ईयर 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था। 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी वो हमने देख लिया ऊपर, और EU भी इसका मेंबर है एज अ नॉन एनुमरेटेड मेंबर, पार्टिसिपेट करता है बट वो नॉन एनुमरेटेड मेंबर्स वही हैं इसके जो हमने साथ गिने। उसके बाद 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड हुए UNSC में। देखिए UNSC में 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इन 10 में से 5 हर साल नॉमिनेट होते हैं। जैसे मान लीजिए इस साल 5 नॉमिनेट होंगे, है ना, जैसे अब इस साल जो नॉमिनेट होंगे फॉर एग्जांपल वो होंगे 2025 से लेके 2026, 2 साल, है ना, 5 साल ही हो गए। अब जो 5 मेंबर थे वो 2024 से उनका 2026 तक टेन होता है ना, 2025 तक सॉरी, ऐसे 2024 पूरा फिर 2025 पूरा, तो ये 5 लोग यहाँ पे रिटायर होंगे, तब तक ये 500 साइकिल में रहेंगे, है ना। तो मतलब ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो भी इसमें नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 मेंबर, ये 2 साल के टेन्योर के लिए आते हैं, ये बस इंपॉर्टेंट है, उतना आप कन्फ्यूज़ मत भी हुए। तो 10 मेंबर नॉन परमानेंट 2 साल के टेन्योर के लिए आते हैं, ये पता होना चाहिए। देन हम देखते हैं कि अब इस साल जो 5 परमानेंट मेंबर्स ज्वाइन करेंगे, नॉन परमानेंट मेंबर सॉरी 5 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया एंड लातविया। तो ये वाले मेंबर हैं जो अपनी 2 ईयर सर्विस स्टार्ट करेंगे जनवरी 26 से। तो जनवरी 26 से लेके दिसंबर 2027, 2 साल पूरे होने तक इनका ये टेन्योर चलेगा। अब उसमें से लातविया पहला बाल्टिक स्टेट है जिसने सिक्योर किया सीट यहाँ पे पहली टाइम। बाल्टिक कंट्रीज है ना, जो बात करते हैं ना कि लातविया एक बाल्टिक स्टेट है, तो लातविया ने पहली बारी नॉन परमानेंट सीट ज्वाइन की है, इससे पहले कभी लातविया बना ही नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपॉइंट कैसे होते हैं, तो इसके लिए वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की असेंबली में, 193 मेंबर वोट करते हैं, और जिस मेंबर को 2/3 मेजोरिटी मिलती है, मतलब 2/3 लोग जिस पे हाँ करते हैं कि हाँ ये मेंबर बन जाए, उसका फाइनली चयन होता है 2 साल के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो इसमें इन्होंने दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको कितनी वोट्स मिले, बस ये कंट्रीज पता होनी चाहिए, बहरीन, कॉन्गो, लाइबेरिया, लातविया, कोलंबिया, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये क्या, कभी इंडिया को इसकी नॉन परमानेंट सीट मिली है? जी हाँ, इंडिया को नॉन परमानेंट सीट मिली है, इंडिया को 8 बारी मिली है, और सबसे जो लेटेस्ट वाला टेन्योर है वो हमने 2021-2022 वाला टेन्योर इसमें सर्व किया, लेटेस्ट जो हमने 8वीं बार किया था ना, तो वो वाला था। इसके बाद ठीक है हमने देख लिया कि इसके क्या 10 नंबर। नेक्स्ट खबर सिंपल सी कि इंडिया एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ IIAS। IIAS क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब इसमें भी एक बैलेट, फॉर्मल बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। अब इस केस में हमारे कैंपेन को लीड किया था V श्रीनिवास, जो सेक्रेटरी हैं DARPG के, है ना, जो है ना ये पब्लिक ग्रीवेंस वाला है, पेंशन एंड ग्रीवेंस वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ DOPT के अंडर, तो उसको V श्रीनिवास ने इसको लीड किया था, और इंडिया का पहली बार इंडिया ने इसका प्रेसिडेंसी लिया है, IIAS की बात करें। फिर नेक्स्ट है अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या चीज़, तो जो ब्रिक्स नेशन है इन्होंने अपना ये वर्ल्ड बैंक IMF के काउंटर में अपने खुद का डेवलपमेंट की बैंक डेवलप किया जिसका नाम रखा है NDB। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, NDB कब एग्जिस्टेंस में है, तो NDB एग्जिस्टेंस आया 2015 में, 2025 में इसको 10 साल भी पूरे हो गए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2014 में ब्राज़ील में एक फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन होता है, फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन ब्राज़ील में होता है, ब्रिक्स का जब सेशन होता है 2014 में, तो वहाँ पे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, मतलब इसको लॉन्च किया गया था, तो फाइनली बट इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी 2015 में। तो वो पता होना चाहिए हमें कि NDB को ब्रिक्स के 2015 वाले सेशन में इसको वो किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है। अब इसके कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, क्या सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज़ के मेंबर बन सकते हैं? जी नहीं। आर्टिकल 2 इसका बोलता है कि कोई भी जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो NDB का मेंबर बन सकता है ना। तो ये पता होना चाहिए हमें कि NDB को फाउंड किया गया था 2015 में, शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, वो तो देख लिया हमने। फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन जो हुई थी ब्रिक्स की, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रिक्स नेशन तो इसके हैं ही मेंबर। अब ब्रिक्स नेशन में क्या है ना, इन सब की जो वेटेज है ना, वोटिंग वेटेज, वो इक्वल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेटेज इसकी इक्वल है। जैसे वर्ल्ड बैंक में क्या है, जिसका जितना ज़्यादा शेयर उसकी उतनी ज़्यादा वेटेज, बट यहाँ पे सबका शेयर भी सेम और वेटेज भी सेम, ताकि इनमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो NDB के पार्ट हैं, तो बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने NDB को ज्वाइन कर लिया है।
अब एक जो न्यूज़ और आ रही है कि इंडोनेशिया टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, कि इंडोनेशिया ने भी 25 मार्च 2025 को अनाउंस कर दिया था कि वो भी एक एनडीबी का मेंबर बनना चाहते हैं, है ना। तो ये देख लेंगे, एनडीबी एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ब्रिक्स कंट्री का। तो ये सब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस क्लॉज ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब इसमें इंडिया ने इन्वोक किया आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर को। तो अगर पूछ ले कि आर्टिकल 51 किसका है, तो आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का है। अभी जब ऑपरेशन ये जो पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके जो काउंटर में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो उसको हमने इसी आर्टिकल के अंडर लॉन्च किया था कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपने कर रहे हैं। तो वही तो, और कुछ इतना बढ़िया नहीं। फिर नेक्स्ट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया फ्रंटियर सीड, है ना, फ्रंटियर सीड। अब ये फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव है क्या, बेसिकली ये है टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर लेड सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट। अगर हमें कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं ओशन के अंदर, पैसिफिक के अंदर, तो उसके लिए फ्रंटियर सीड करके इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया। अब एडीबी का कुछ स्टैटिक जान लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1966 में। अब क्या ये एशिया डेवलपमेंट बैंक सिर्फ एशिया की कंट्रीज़ को ही देता है लोन, तो नहीं। उसका आंसर है इसके मेंबरशिप में। इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके 69 मेंबर्स हैं, जिसमें से 50 तो एशिया से हैं और 19 हैं पैसिफिक रीजन से, है ना। तो हाँ, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो एशिया के बाहर के भी हैं, और ये एशिया के बाहर की कंट्रीज़ को भी डेवलपमेंटल लोन देता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर ने पहले भी डिस्कस किया था, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, एडीबी, है ना। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, UN80 इनिशिएटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएटिव है किसके लिए। तो ये इनिशिएटिव है टू टैकल ऑनगोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी विद इन द यूनाइटेड नेशन। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन पे फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ रहा है उसके बजट को लेकर, तो उसको ठीक करने के लिए बेसिकली है। अब इसमें देख लेते हैं कि अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यूएस खुद से ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है 22% इसका बजट का, है ना। तो और उसकी पेमेंट है पेंडिंग है अभी, जिसके चलते अभी उसकी वो देखो हैजंट कन्फर्म द 2025 पेमेंट। तो उसके चलते फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया, जब 1/4 अराउंड बजट यूएसए से आता है और अभी वो नहीं है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेन तो पड़ेगा। एंड नेक्स्ट 20% करता है चाइना कॉन्ट्रीब्यूट। तो बस UN80 पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्ट्रेन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है 6th बिम्स्टेक समिट। तो अब ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था थाईलैंड में, और इसमें इसका थीम था प्रो बिम्स्टेक, यानी कि प्रो PRO प्रोस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, है ना। तो इसी बैंकॉक समिट में, थाईलैंड वाले में, 6th वाले में बैंकॉक डिक्लेरेशन भी साइन किया गया, है ना, जिसमें उन्होंने बिम्स्टेक का विजन 2030 का बताया कि हम कैसे कैसे उसको आगे देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर। अब इसमें एक बोधी इनिशिएटिव को डिक्लेयर किया गया, जिसमें 300 यूथ को इंडिया, जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं, वो देखें कौन कौन से कंट्रीज आगे, उन बिम्स्टेक कंट्री के 300 यूथ को इंडिया एनुअली ट्रेन करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करेगा नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर एक बिम्स्टेक गेम्स का अनाउंसमेंट किया गया कि पहले बिम्स्टेक गेम्स होंगे 2027 में। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पता होना चाहिए। अब स्टैटिक के बिम्स्टेक एक्स्टैब्लिश कब हुआ था, तो बिम्स्टेक एक्स्टैब्लिश हुआ था 1997 में। अब इसके 7 मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, है ना। तो आप बताइए मुझे कि इसमें कौन कौन से कंट्री जो सार्क में पार्टिसिपेंट हैं, बिम्स्टेक और सार्क में कौन से मेंबर कॉमन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर नेक्स्ट है इंडिया, वो है इंडिया इलेक्टेड एज ILA वाइस प्रेसिडेंट। तो पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट इतना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, बट ILA देख लेते हैं ILA क्या है। तो ILA है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मरीन नेविगेशन, है ना। तो ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट जनरल असेंबली इन सिंगापुर मार्किंग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, ठीक है, मतलब सिंगापुर में इसका सेशन हुआ होगा जहाँ पे इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। अब ये फॉर्म कब होता, तो ये 1957 में फॉर्म हुआ था। तो जब ये फॉर्म होता तब तो ये NGO था, बट 2024 अगस्त में इसको एक IGO का दर्जा दे दिया गया, मतलब एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको बना दिया गया। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ मस्कट ओमान में, है ना। इसका थीम क्या था, वॉयज टू न्यू हॉराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हुआ था, ये मस्कट ओमान में हुआ था, और इसके अंदर इंडिया ने फिर से अपने सागर विजन को रीइटरेट किया, जो इनका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन की बात करते हैं। अब IOC को लॉन्च कब किया गया, इसको लॉन्च किया गया 2016 में बाय इंडिया फाउंडेशन, है ना। तो IOC इज़ अ की एनुअल, ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने मुद्दों को डिस्कस करते हैं, जैसे पीस का मुद्दा, स्टेबिलिटी का, मैरीटाइम कनेक्टिविटी का। अब ये हमें पता है कि इस रीजन, जो ये इंडियन ओशन का रीजन है, इसमें कौन कौन से मेजर चोक पॉइंट्स आते हैं, मेजर ट्रेड पॉइंट्स आते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस दिन हमने डिस्कस किया था, बबल मंदेब भी हमने डिस्कस किया था कि जो रेड सी को इंडियन ओशन से जोड़ते हैं। एंड देन मोजाम्बिक चैनल, ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में, इस वाले जो, जैसे अगर मेडागास्कर ये अफ्रीका है तो यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल इन दोनों के बीच में। एंड देन स्टेट ऑफ मलक्का, तो स्टेट ऑफ मलक्का हमारा कहाँ पे, ये हमारे इंडोनेशिया,
एंड मलेशिया के बीच में है ना, जहाँ पे टिप पे बिल्कुल सिंगापुर है। तो जैसे अगर हम बात करें, ये इंडोनेशिया के 2 आइलैंड हैं हमारे, और यहाँ पे थाईलैंड के बाद ये मलेशिया वाला है, यहाँ पे सिंगापुर है, ये मलेशिया वाला पार्ट। तो ये जो रीजन है स्ट्रेट, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना। तो ये सब है पार्ट, ये इसकी इम्पोर्टेंट जो चौक पॉइंट्स हैं। उसके बाद है यूके ने ज्वाइन कर दिए इंडो पैसिफिक ब्लॉक। तो इंडो पैसिफिक ब्लॉक ही है कौन कौन सा, तो ये CPTPP। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। मतलब इसमें कौन कौन से कंट्रीज अगर हम बात करें, अगर ये हम बात करें, ऐसा एक USA है ना, नीचे ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे फिर जो पूरा पैसिफिक वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन, ये देखिए ट्रांस पैसिफिक है ना, तो पैसिफिक के पार मतलब इसमें अटलांटिक ओशन वाले कंट्रीज भी आ जाएंगे, है ना। और इसमें फिर हमारे पैसिफिक के तो कंट्रीज नहीं, जैसे अगर यहाँ पे बात करें जापान है ना, यहाँ पे USA और यहाँ पे UK, तो वो पैसिफिक और उसके पार के कंट्रीज में आएंगे। अभी करंटली इसमें जो जी ओरिजिनली इसमें 11 मेंबर्स हैं, है ना। इससे पहले इसका नाम होता था TPP 2016 में, TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तब उसमें USA भी हुआ करता था। बट जब USA ने इसमें से एग्जिट करा तो बाकी कंट्रीज़ ने मिलकर अपना CPTPP फॉर्म कर लिया। अब इसमें 11 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से वो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। अभी UK इसमें पहला यूरोपियन कंट्री बन गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा है जिसने CPTPP को ज्वाइन किया है, वो है यूनाइटेड किंगडम, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट्स 80 न्यू मेंबर्स टू ह्यूमन राइट काउंसिल। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट काउंसिल बनी करती, तो 2006 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 47 मेंबर होते हैं, ये पता होना चाहिए हमें, है ना। और इसमें जो भी मेंबर होते हैं ना, वो अपना 3 साल का टेन्योर वहाँ पे गुजारते हैं जब भी वो आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर है, उनका 2 साल का टेन्योर रहता है। इनमें जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर रहता है 3 साल का। अब कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर, थाईलैंड आर अमंग द न्यू इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, सारे मेंबर याद करने की नीड नहीं है, 18 के 18, बस पता होना चाहिए कि 3 साल का इनका टेन्योर है ना। अब उसके बाद फिर ठीक है, 3 साल का टेन्योर, देखिए 3 साल का टेन्योर है। इलेक्शन टेक प्लेस एवरी ईयर, तो हर साल इलेक्शन होते हैं इसके, और 1/3 मेंबर हर साल रिन्यू होते रहते हैं। अगले साल 1/3 मेंबर रिन्यू हो जाएंगे, फिर 1/3 मेंबर रिन्यू हो जाएंगे, तो वैसे इनका साइकिल चलता रहता है। फिर नेक्स्ट है 21st एशियन इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट। ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ वियतनाम में हुआ, वियतनाम सॉरी, लाओपीडिया। तो एक कंट्री है लाओपीडिया, हमारी जो लाओस वाला रीजन है, तो वहाँ की एक स्टेट, वहाँ की एक सिटी है वियंतियान, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप करते होंगे, तो वहाँ पर इसका हुआ सेशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी मेंस वाली चीज़ें, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा वाटा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है 9th AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ना, तो उसका एक गवर्नर्स का मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ, ये हुआ हमारा समरकंद उज़्बेकिस्तान में, है ना। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर इसकी बीजिंग में है, और करंटली इसके 110 मेंबर हैं, है ना। अब इस मीटिंग का जो फोकस थीम क्या था, बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, है ना, तो ये इसका था थीम। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया इस बैंक का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, कितना 7.58%, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा, फर्स्ट नंबर पे है चाइना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 16th ब्रिक्स समिट हुआ 2024 में, वो कहाँ पे हुआ, कजान रशिया। ये इंपॉर्टेंट बताना चाहिए हमें कि कजान रशिया में हुआ था। तो उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है कि इसमें अब कौन कौन से मेंबर्स ऐड किए गए हैं, तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो थे। अब इसमें कौन से मेंबर ऐड किए हैं, तो इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE को फुल मेंबर इंडक्ट कर लिया गया इसी 16th ब्रिक्स समिट में। उसके बाद कजान डिक्लेरेशन ने यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की बात भी की, और इन्होंने बात की कि जो इंडिया का इनिशिएटिव है IBCA करके, जिसको हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे आगे से, है ना, कि इसमें भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। अब ब्रिक्स प्लस में कौन कौन से मेंबर आते हैं, ब्रिक्स में तो देख लिया, ब्रिक्स प्लस में आते हैं ब्राज़ील, ब्रिक्स तो कंट्री हैं ही हैं, उसके अलावा इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, ये तो आते हैं। और अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया था अपना पहले ही, उसका प्लान था बट उसने विड्रॉ कर लिया था। फिर नेक्स्ट है 4th क्वाड लीडर समिट, है ना, 2024 का। अब ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हमारा विल्मिंगटन डेलवेयर, ये मतलब कि जो हमारा वो विल्मिंगटन डेलवेयर हमारा USA है ना, क्योंकि US के प्रेसिडेंट ने इसको होस्ट किया, तो USA में है डेलवेयर करके उनका स्टेट है, विल्मिंगटन में हुआ था। अब इस समिट में इंडिया ने एग्री किया कि जो 2025 का समिट होगा क्वाड का, वो इंडिया इसको होस्ट करेगा। 24 का हुआ था USA में। और क्वाड एक मिलिट्री, मतलब एक
नॉन इनफॉर्मल है वैसे तो ये मिलिट्री में ही कोऑपरेशन करते हैं जो बाकी कंट्रीज़ हैं। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज रहती है पता होनी चाहिए, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। 2007 में इसकी नींव रखी गई थी शिंजो अबे के द्वारा, जो उस समय के जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे। फिर काफ़ी साल तक ये 2016-17 तक ये खाली खाते ही रहा है, इस पर कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन 17 के बाद फिर से ये इसमें दोबारा से जा रही, तो दोबारा से ये बॉडी खड़ा हुआ। अब ये एक्सेस मालाबार जो एक होती है, जिसको पहले इंडो यूएस करा करते थे, इंडिया और यूएसए, फिर धीमे धीमे इसमें जापान भी इंडक्ट हो गया और धीमे धीमे इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंडक्ट हो गया क्वाड के चलते। उसके बाद फिर 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहाँ पे ये हुआ था, 14 था, ठीक है, इस पर कुछ इतना खास है नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पहले इंडिया और इसके ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ करती थी, लेकिन 2020 में इसको उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे एलिवेट कर दिया। पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर थी, फिर देने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 में बनी, और इन दोनों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रा हिंद, वैसे नाम से पता लग जाएगा बट ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5th AITIG, यानी कि एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट, है ना, दे भी रखा है उन्होंने, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका जो सेक्रेटरीट है जकार्ता इंडोनेशिया में, तो सॉरी जो एशियान का सेक्रेटरीट है वहाँ पर इसका 5th जो जॉइंट कमेटी मीटिंग है वो हुआ था, कंडक्ट हुआ था, है ना, कहाँ पे, एशियान के सेक्रेटरीट जकार्ता इंडोनेशिया में। अब ठीक है, एशियन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो एशियन का इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। 11% इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है, अगर मतलब इंडिया 100 रुपये का ट्रेड कर रहा है तो उसमें से 11 रुपये का ट्रेड हम एशियन के साथ करिए, पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूँ, वहाँ पर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग होता है ना, तो इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया, 46th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का भारत मंडपम में, है ना। अब इसमें जो डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के वो भी आए थे, मिस ऑड्री ऑजले, जो भी इनका ऐसा कुछ डिफिकल्ट सा नाम है प्रोनाउंस करना। तो अब इसमें हुआ कि इसमें 24 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड किए गए, जिसमें से कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने क्या थे, बट इतने 24 ऐड किए गए थे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे तो। इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कौन सा साइन किए गए, तो इंडिया में 44th साइट है मराठा फोर्ट्स, जिनका हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी रखा है एक स्निपेट, है ना। तो अभी इससे पहले कौन सा था, तो मोइदम असम, है ना, मोइदम असम के हैं, इनको 43rd हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, और इसके बाद 44th साइट डिक्लेयर किया गया है जो हमारे मराठा फोर्ट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेटेस्ट था, कितने टोटल हो चुके हैं, 44 टोटल हो चुके हैं मराठा वाले को मिला के। अब ये जो मोइदम है असम, बेसिकली ये बुरियल साइट्स हैं अहोम किंगडम के, है ना, तो जो कि असम में पाई जाती हैं। और इससे पहले भी असम में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, पहला था काजीरंगा नेशनल पार्क, देन था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये तीसरा एडिशन हो चुका है असम में मोइदम वाला, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, अभी रिसेंटली बांग्लादेश को भी इसमें वेलकम कर लिया गया 5th मेंबर। तो बाकी 4 मेंबर कौन थे, तो बाकी 4 मेंबर देख लेते हैं, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स। अब पता लग रहा है सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की कुछ सिक्योरिटी की बात करते होंगे इस रीजन में ना, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आके मीट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 ही मेंबर हुआ करते थे, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका। देन बांग्लादेश को अब इसमें 5th मेंबर की तरह इंडक्ट किया गया है। और सेशलिस जो एक अफ्रीकन आइलैंड है, अफ्रीकन कंट्री, तो उसको भी ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। फिर ये फॉर्म कब हुआ था, 2011 में ये फॉर्म हुआ था, ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी। उस समय कौन कौन था, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। फिर धीमे धीमे मॉरिशस 4th मेंबर बना, और अभी हमने देखा बांग्लादेश को एज अ 5th मेंबर इसमें इंडक्ट किया गया। अब नेक्स्ट है, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट, लेकिन इंडिया का जो इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो इन्होंने कुछ क्रूज टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस की थी। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है पता नहीं चाहिए हमें, IORE रीजन में बांग्लादेश, कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोज़ाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशेल्स, तंजानिया। याद रखिए इसमें म्यांमार नहीं है और इसमें पाकिस्तान नहीं है, ये पता होना चाहिए हमें, बांग्लादेश तो है। अब IORE ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इंडियन ओशन के अराउंड की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको ज्वाइन करा है। इसमें भी पाकिस्तान मेंबर नहीं है, पता होना चाहिए हमें। 1997 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एबेन, मॉरिशस, है ना, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हमारा था बी पार्ट, हमने कर लिया है ना, ये हमारा टारगेट था। अब इसके बाद सी पार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारा पढ़ा हुआ है सी पार्ट भी। इसमें इंडेसिस आएंगे, तो इंडेसिस पे खूब क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है, किसने इसको लॉन्च किया, क्या इसमें कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई इंडिया के रिगार्डिंग ना। तो ये काफ़ी सारा इंडेक्स आपका एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा सारा, ताकि आपको रिवाइज करना भी ईजी रहे। उसके बाद फिर हमारे इंटरनेशनल इवेंट आ जाएंगे, ये भी कुछ ठीक है, ये मतलब इसमें भी बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। मतलब जो ये वाला पार्ट है हमारा डी पार्ट, इंटरनेशनल इवेंट, एंड देन इसके बाद हमारा जो ये वाला पार्ट है न्यूज़ इन शॉर्ट, हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे ना।
तो ये अब तक का कुछ आगे हमारा रोड मैप रहेगा। अब ये मैं 1-2 दिन में ही ख़त्म कर दूँगा इसको, 2 दिन में IRM ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, साल में एक करके जल्दी ख़त्म कर दें। तो अगर आप यहाँ तक बन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और फर्स्ट पिन कमेंट में भी मुझे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।